हेलो साथियों, कैसे हैं। एक बार फिर से आपका सुयान एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग जो चल रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के अंदर चल रहे थे। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के अंदर जो है हमने अभी तक बर्नौली थ्योरम वगैरह जो है वो फ्लो वाला जो भी कंसेप्ट है वो सारा हमने देख लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आज का कंसेप्ट हमारा आता है वो आता है सरफेस टेंशन का। ठीक है, और सरफेस टेंशन से आप ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। बर्नौली से मिले या नहीं मिले वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सरफेस टेंशन से आप देखोगे, क्योंकि कंसेप्ट जो है ये बड़ा तगड़ा है सरफेस टेंशन का ना, उससे एक आपको क्वेश्चन जो है हमेशा मिलता ही मिलता है। तो आइए सरफेस टेंशन की बात कर लेते हैं। सरफेस आज मैक्सिमम अपन थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे, हाँ इसका न्यूमेरिकल भी देखेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल का पोर्शन जो रहेगा वो थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, एक दो फिक्स जो न्यूमेरिकल आते हैं कुछ जिस तरह के बन सकते हैं वो अपन देखेंगे, देन उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट ज़्यादा है तो पेन और कॉपी आप रखिए अपने पास, और क्योंकि हम बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं आज, बहुत सारे कंसेप्ट आज जो है हमारे सामने आने वाले हैं, तो आपको उन पे थोड़ा फोकस करना है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो मैं लिख देता हूँ, वो हमारा है पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। ठीक है, पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। तो सरफेस जो टेंशन है हमारा, इस सरफेस टेंशन को सबसे पहले समझिए कि होता क्या है। ठीक है, तो जब हम कोई भी लिक्विड लेते हैं, है ना, कोई भी हमने लिक्विड लिया, सपोज कर लीजिए कोई पानी है, क्योंकि सबसे आसानी से मिलने वाली चीज क्या है? पानी। अब पानी अगर है तो आपने देखा होगा कि जो पानी है, पानी अगर भरा हुआ है तो उसके ऊपर मच्छर आराम से बैठ जाता है। ठीक है, कोई पतली सी अगर आप कोई निडल रखते हैं तो वो भी क्या होती है, कई बार उसके ऊपर आराम से ठहर जाती है ना। मतलब नॉर्मली अगर आप उसको ऐसे हॉरिजेंटली रखेंगे तो ठहर जाती है, अगर आप वर्टिकली रखेंगे क्या होगा, अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई ना कोई एक फोर्स है, यहाँ पे कोई ना कोई एक बल है, फोर्स है, जो क्या कर रहा है, उसको उसके मास को सेटिस्फाई कर रहा है, या उसके जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात? तो ये जो फोर्स होता है ये कहाँ पे होता है? ये होता है इसकी मुक्त सरफेस, यानी कि जो इसकी फ्री जो सरफेस है इसकी, उस फ्री सरफेस पे क्या होगा? ये फोर्स होगा। सबसे पहले तो क्या है कि सरफेस टेंशन कहाँ होगा? जहाँ पे मुक्त सरफेस है। अभी देखिए ये मुक्त सरफेस नहीं है ना, ये अंदर वाली जो चीजें ये क्योंकि ये कनेक्टेड है आपस में। ठीक है, फ्री सरफेस कौन सी है? ये सबसे ऊपर वाली जो है उसे अपन बोलते हैं फ्री सरफेस। तो ये सरफेस टेंशन कहाँ होगा? फ्री सरफेस पे। अगर इस फ्री सरफेस पे मैं कोई एक इमेजिनरी लाइन खींचता हूँ, है ना, इमेजिनरी लाइन खींचता हूँ, तो क्या होगा? इस पे जो है एक फोर्स लगेगा। ठीक है, क्या होगा? इस इमेजिनरी लाइन पे फोर्स लगता है। ठीक है, लग गया फोर्स। और ये जो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जो इमेजिनरी लाइन पे फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम है, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या है? एकांक आयतन में, सॉरी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, वॉल्यूम नहीं है ना, ये क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि एकांक लंबाई में जो आपके बल लग रहा है। कहाँ पे? यहाँ पे जो मैंने लाइन खींची है उस पर। लाइन क्या है? अब मुझे बताइए, क्या किसी पानी की जो सरफेस दिख रहा है उस पर लाइन खींच सकते हैं क्या अपन? नहीं खींच सकते। तो इसका मतलब क्या है? ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है, क्या है? इमेजनरी। जो ये इमेजनरी लाइन है, इस इमेजनरी लाइन पे फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो इसका मतलब T इक्वल टू क्या हो गया? एफ अपॉन एल हो गया। क्या हो गया? T इक्वल टू एफ अपॉन एल, यानी कि न्यूटन पर मीटर। इसका क्या हो गया? यूनिट हो गया। डायमेंशन लिखोगे तो आप निकाल सकते हैं। तो ये चीज आपको कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, कि सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन जो है वो है फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, क्या है? फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, अब क्योंकि फोर्स है ना, क्योंकि फोर्स है तो वहां क्या होगी? वहां पे एनर्जी भी होगी। क्या होगी? एनर्जी भी होगी। समझ में आ गया कोई चीज? अगर फोर्स है तो वहां क्या होगा? एनर्जी भी होगी। तो यहां जो एनर्जी होगी उसे हम क्या बोलेंगे? पृष्ठीय ऊर्जा। क्या बोलेंगे? पृष्ठीय ऊर्जा, यानी कि सरफेस एनर्जी। क्या होगी? ये सरफेस एनर्जी। ठीक है, अब ये सरफेस एनर्जी क्या होती है उसकी अपन बात करते हैं। सरफेस एनर्जी का मतलब क्या है कि नॉर्मली होता क्या है, अगर मैं सरफेस टेंशन की व्याख्या करें, है ना, तो इससे पहले ऐसा करिए, सरफेस एनर्जी के पहले आप ये देखिए, सरफेस एनर्जी की हम व्याख्या करते हैं कि सरफेस एनर्जी होती क्या है, कैसे अपन इसको निकालते हैं। ठीक है, चलिए इसी पे आ जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप क्या करिए, एक यू आकार का छल्ला लीजिए। किसका? यू आकार का। आप क्या करते हैं? छल्ला लेते हैं इस तरह का, थोड़ा सा इसको अच्छा बना देते हैं। ठीक है,
ये क्या है आपके पास, एक वायर है जो किस शेप में है, यू शेप में वायर है, उसके ऊपर एक और वायर लगा रखा है जो इस पे क्या कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, फ्रीली जब मूव कर सकता है तो इसका मतलब क्या है कि जब आप इसको, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन कितना माना, जीरो, फ्रीली मूव करने का मतलब क्या है, फ्रिक्शन कितना है, जीरो फ्रिक्शन है। अब इस केस के अंदर समझिए, तो इस केस में क्या है कि अगर मैं इस वायर को क्या करता हूँ, साबुन का पानी है ना, कोई सोप वाटर है, सोप वाटर के अंदर डुबाया, डुबाने से क्या होगा, यहाँ पे बनेगी एक फिल्म। ठीक है, क्या बनेगी, एक यहाँ पे इस तरह से फिल्म बन जाएगी, किसकी, साबुन की फिल्म बन जाएगी। अब जब वो साबुन की फिल्म बन गई है, ठीक है, साबुन की क्या बन गई है, फिल्म बन गई है, तो उसको जैसे ही मैं बाहर निकालूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो साबुन की फिल्म बन रही है इसके दो सरफेस है ना, जैसे आप मान लीजिए ये पेपर है कोई, है ना, और ये मान लीजिए इसको पतला सा अगर पेपर मानो तो क्या होगा, इसका एक सरफेस ये है, एक सरफेस कौन सा है इसका, ये वाला हो गया। तो इसका मतलब क्या है, साबुन के भी दो सरफेस है जो फ्री है। मतलब साबुन अगर बहुत पतली सी फिल्म बन रही है लेकिन उसके अंदर भी क्या होगा, अगर मैं उसको एटॉमिक लेवल पर अगर जाके देखूं, तो एटॉमिक लेवल पर जाके देखूं तो किसमें होगी, मिलीमीटर में होगी, माइक्रोमीटर में होगी, तो भी क्या हुआ, एटम की साइज कितनी है, एटम की साइज तो एंगस्ट्रॉम में है। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम के रिस्पेक्ट में तो क्या है, 10⁴ टाइम ज्यादा है, तो 10⁴ टाइम ज्यादा, इसका मतलब क्या, बीच के अंदर बहुत सारे एटम की लेयर होगी। तो बीच वाले जो एटम है वो तो क्या रहेंगे, इनसाइड अंदर की तरफ है, तो उसको तो फ्री नहीं बोल सकते, लेकिन जो बाहर के एटम है वो क्या है हमारे, वो उसका फ्री सरफेस होगा। तो इसके दो फ्री सरफेस हो गए, एक इधर वाला, एक इस बोर्ड के पीछे की तरफ अगर जाते हैं तो वो वाला फ्री सरफेस हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो लेंथ है इसकी वायर की, ये वायर की लेंथ कितनी है, एल है, वायर की लेंथ कितनी है, एल है। अब मैं क्या करता हूं, जैसे इसको बाहर निकालूंगा तो क्या है यहाँ पे, सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन हमेशा क्या करता है, ये दिमाग में रखना, सरफेस टेंशन हमेशा उस लिक्विड के जो फ्री सरफेस है उसको क्या करता है, कम करने की कोशिश करता है। क्या करता है, लिक्विड जो भी है उसके फ्री सरफेस को कम करने की कोशिश करता है, जो उसका एरिया है ना, फ्री एरिया जो है उस एरिया को क्या करता है, कम करने की कोशिश करता है। क्योंकि वहां पे अभी देखेंगे क्यों करता है, वो आगे वाला जो कंसेप्ट है उसके अंदर देखेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सरफेस टेंशन क्या करता है हमेशा, अगर सरफेस टेंशन ज्यादा है तो एरिया क्या होगा, उसका फ्री सरफेस कम होगा, और सरफेस टेंशन कम है तो उसका एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये क्या करेगा, एरिया को कम करने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, ये जो वायर है अपने आप ही क्या होगा, स्क्वीज होगा, या फिर कह सकते हैं वायर जो है क्या होगा, नीचे की तरफ मोशन करेगा। ठीक है, मोशन करके एक जगह आके ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए इस वायर को मैं खींचता हूँ और खींच के कहाँ पर ले आता हूँ, इस वाली पोजीशन पे लेके आ जाता हूँ, यानी कि मैंने डेल्टा एक्स क्या कर दिया, इसमें चेंज कर दिया वायर के अंदर। क्या किया मैंने, फोर्स लगा के, क्या किया मैंने, एक फोर्स लगाया, उस फोर्स लगा के वायर को क्या लेके आ गया, मैं यहाँ पे लेके आ गया। तो जैसे ही यहाँ लेके आ गया तो मैंने क्या किया, इसके एरिया में सरफेस एरिया बढ़ा दिया। अब ये सरफेस एरिया बढ़ाने का विरोध कौन कर रहा है, अपोज कौन कर रहा है, सरफेस टेंशन। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको खींच के वहां ले जा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसको यहां से ले जाने के अंदर मुझे क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा, डब्ल्यू, है ना, डेल डब्ल्यू, सॉरी, है ना, क्या वर्क करना पड़ा, डेल डब्ल्यू, मुझे क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। और ये जो वर्क है यही क्या होगी, इसकी सरफेस एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, यही वर्क क्या होता है, इसकी सरफेस एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो आइए इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना है, वर्क निकालना है। ठीक है, तो डी डब्ल्यू क्या होता है, एफ डॉट डेल्टा एक्स हो जाता है। ठीक है, अब एफ कितना है मेरे पास, देखिए एफ हो जाएगा, क्योंकि सरफेस टेंशन वाले कंसेप्ट पे अगर मैं जाता हूँ, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू टी इंटू 2L। अब आप समझिए क्यों, इस वाले केस की मैं जब बात करता हूं तो यहाँ ऊपर क्या है, वायु है, हवा है, एयर है। ठीक है, नीचे क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड और उसके बीच में सिर्फ एक ही सिंगल सरफेस है। लेकिन यहाँ की मैं बात करूं तो क्या होता है, यहाँ की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से है कि यहाँ ऊपर की सरफेस है, बीच में साबुन के और उनके गोल के एटम है, नीचे की सरफेस और है। ठीक है, तो एक सरफेस कौन सी हुई, ऊपर वाली, दूसरी सरफेस कौन सी हुई, नीचे वाली। तो दो सरफेस होगी, मुक्त सरफेस जो है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये क्या होता है, पानी का ही गोल होता है, बाल्टी में भरा होता है, तो क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल सरफेस होती है। लेकिन यहाँ क्या है, एक सरफेस इस तरफ और एक सरफेस पीछे की तरफ। तो कुल मिला के जो है टोटल जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी एल इधर की, एल नीचे वाले की, तो कितनी होगी, 2L लेंथ हो गई। तो कुल मिला के एफ इक्वल टू कितना हो गया, है ना, 2TL। कितना हो गया, 2TL हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर ये, इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू, ठीक है, डी डब्ल्यू इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 2TL इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब इसको और क्या तरीके से लिख सकता हूँ, T इंटू 2L डेल्टा एक्स भी लिख सकता हूँ। इस तरह से अगर लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एक्स इंटू एल, ये क्या होगा, इसका एरिया, ऐसे ही पीछे वाले का एरिया। तो कुल मिला के टोटल जो एरिया होगा जो इस सरफेस जो हमने फोर्स लगा के बढ़ाया है, इसका टोटल एरिया में देखना चाहूँ तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा,
डेल्टा एच इंटू एल इस तरफ का और डेल्टा एच इंटू एल पीछे की तरफ का, तो क्या मतलब 2L डेल्टा एक्स, ठीक है। तो 2L डेल्टा एक्स क्या हुआ, इस पूरी की पूरी जो हमने सरफेस बनाई है इसका क्या हो गया एरिया, तो मैं इसको क्या कह देता हूँ, इसको डीए से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको डीए से डिनोट किया तो यहाँ से नेक्स्ट कंसेप्ट क्या निकल के आ गया, नेक्स्ट कंसेप्ट निकल के आ गया सरफेस एनर्जी का, ठीक है। अब सरफेस एनर्जी क्या है, वर्क पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी को हम जो डिफाइन करते हैं यहाँ पे, यहाँ से सरफेस एनर्जी, और वो सरफेस एनर्जी कितनी है, सरफेस एनर्जी अगर आप देखना चाहते हैं जिसको डेल्टा यू कहा गया है, वो है डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए। डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए करोगे तो क्या मिलेगा आपको, टी, है ना, कितना मिलेगा, टी मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सरफेस एरिया है, सॉरी सरफेस एनर्जी है आपकी, वो सरफेस एनर्जी किसके बराबर है, सरफेस एनर्जी जो है वो इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो यहां से मैं नई चीज क्या बना सकता हूं, यहां से नई चीज तब बना सकता हूं कि अगर मान लीजिए डेल्टा ए इक्वल टू कितना है, ये क्या है, डेल्टा ए इक्वल टू, सॉरी मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ये इसको ऐसे लिखिए, सरफेस एनर्जी कितनी हुई, सरफेस एनर्जी एक सेकंड ध्यान रखिए, सरफेस एनर्जी कितना है, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट केस में चलिए कि अगर मान लीजिए, तो डेल्टा यू इक्वल टू कितना हो गया, टी, ये। अब अगर मान लीजिए कि डेल्टा ए इक्वल टू कितना हो गया, 1 मीटर स्क्वायर हो गया, यानी क्या हो गया, यूनिट हो गया, ठीक है। जैसे ये यूनिट होगा तो इसका मतलब डेल्टा यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। किसके इक्वल आ जाएगा, टी के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यूनिट एरिया बढ़ाने में जो वर्क करना पड़ता है, क्या, यूनिट एरिया बढ़ाने में जो वर्क करना पड़ रहा है वही किसके बराबर है, वो तब क्या होगा, उस केस में सरफेस टेंशन क्या होगा, सरफेस एनर्जी के बराबर हो जाएगा। यानी कि सरफेस एनर्जी उस सरफेस टेंशन की वैल्यू है जो क्या करता है, यूनिट एरिया बढ़ाने में यूज हो रही है, ठीक है। आगे समझ में यहाँ तक। तो सरफेस एरिया, सबसे पहले सरफेस टेंशन, फोर्स और इसमें रिलेशन, देन उसके बाद में पृष्ठीय ऊर्जा, ऊर्जा मतलब यानी कि ये जो सरफेस टेंशन है जो इस को कम करना चाहता है, एरिया को, फ्री सरफेस को, मुक्त जो आपका क्षेत्र है उसको, तो उसको बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, वर्क करना पड़ता है, और जो वर्क है वही क्या होता है, इसकी सरफेस एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। उसको हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन इक्वल कब होंगे, जब आपका बढ़ाया गया एरिया कितना हो जाए, यूनिट हो जाए, तो ठीक है। तो यहाँ तक लगभग सारा कंसेप्ट क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे, अब आते हैं हम लोग कि ये जो सरफेस टेंशन है ये होता क्यों है, मतलब हम कह रहे हैं ना मुक्त सरफेस पे इसको एरिया कम करना चाहता है, तो इसकी व्याख्या की इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन पे अगर जाते हैं तो बड़ा सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है इसका, उसके बाद मैं कर लेता हूँ। तो इसमें मुझे क्या, मोलिकुलर फोर्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। किसमें जाना पड़ेगा, मोलिकुलर फोर्स यानी कि आणविक बल। तो आणविक बल जो है उसको पहले हम देख लेते हैं, है ना। सिंपल सा, आपको पहले से पता भी है, फिर भी मैं उसमें थोड़ा सा बता देता हूं। आणविक बल इंग्लिश में कहेंगे मोलिकुलर फोर्स, ठीक है। आणविक बल यानी कि मोलिकुलर फोर्स, मोलिकुलर फोर्स जो मोलिक्यूल्स में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के फोर्स होंगे, पहला कहेंगे जैसे ससंजक बल, ठीक है। पहला कौन सा है, ससंजक बल, और दूसरा कौन सा है, आसंजक बल। इसके बारे में कोई आपको नहीं पूछेगा, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, कोई आपको ये नहीं पूछेगा ससंजक बल क्या होता है, आसंजक बल क्या होता है, ठीक है। ससंजक और आसंजक का मतलब क्या है, ससंजक को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स और इसको क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोहेसिव और एडहेसिव, है ना, कोहेसिव फोर्स, और इसको कहेंगे एडहेसिव फोर्स, ठीक है। कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, इन दोनों का इंग्लिश में नाम। बड़ा सिंपल सा है, कुछ नहीं है। ससंजक यानी कोहेसिव का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास लिक्विड या फ्लूइड कोई सा भी मटेरियल है, ठीक है, कोई सा भी सब्सटेंट है, उस सब्सटेंट के सेम जो एक ही सब्सटेंट के अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अगर फोर्स लगता है तो इसका मतलब कौन सा होगा, कोहेसिव। यानी कि जैसे पानी है, तो पानी के जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, कोहेसिव, ठीक है। शहद है, शहद के अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव।
आपने कांच लिया, ग्लास लिया, ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स है आपस में जो उनके बीच में फोर्स लगेगा वो कौन सा हो गया? कोहेसिव। ठीक है। एडहेसिव का मतलब क्या है? एडहेसिव का मतलब सब्सटेंस अलग अलग हो गए, अलग अलग सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में अगर फोर्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने क्या किया, पानी की गिलास के अंदर पानी भरा है, तो गिलास के मॉलिक्यूल्स और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होगा? एडहेसिव फोर्स होगा। आगे समझ में? अगर आपका सब्सटेंस ही चेंज हो गया और अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में लग रहा है तो कौन सा है? एडहेसिव। और अगर सेम सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा होगा? कोहेसिव फोर्स होगा। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक? तो ये मॉलिक्यूलर दो फोर्स थे, इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा और कहना नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको ले लिया, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा कोहेसिव। ठीक है, वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा तो एडहेसिव फोर्स। ठीक है, अब इसी पे आणविक बलों की जो हमारे आधार पर हम क्या करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, किसकी? पृष्ठ तनाव की। ठीक है, ये एक सिंपल कंसेप्ट था जो आपने लिख लिया होगा, इसके बारे में कुछ ज्यादा जानना नहीं है अपने को। ठीक है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, आपको पहले से पता भी होता है नॉर्मली। ठीक है, अब है हमारे पास कि आणविक बलों की व्याख्या, इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। हाँ, क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे, किसके आधार पर? आणविक बलों के आधार पर, है ना? इंटरप्रिटेशन ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, क्या कर रहे हैं? व्याख्या कर रहे हैं, किसकी? पृष्ठ तनाव की, किसके? आणविक बलों के आधार पर। तो आप देखिए, अगर मैं एक लिक्विड की बात करूं जो कि इसमें भरा हुआ है ना, मान लीजिए किसी कंटेनर के अंदर, पात्र के अंदर हमने क्या बनाया? पानी को भर रखा है, कोई भी लिक्विड है जिसको भर रखा है, तो इसमें क्या होगा? एक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स है, इसके चारों तरफ क्या होगा? जो दूसरे मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि आपस में मॉलिक्यूल्स में फोर्स लगा, इसका मतलब कौन सा है? कोहेसिव फोर्स है, ससंजक बल है। ठीक है, तो ससंजक बल है, फिर कब तक लगाएंगे भाई? इसके चारों तरफ तो यहां तक मॉलिक्यूल्स है, तो क्या सारे लगाएंगे? नहीं। ठीक है, एक फिक्स डिस्टेंस होती है, वो डिस्टेंस क्या होती है? वो होती है तकरीबन 10⁻⁹ मीटर, यानी कि इस डिस्टेंस तक जो भी मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होंगे वो क्या होंगे? फोर्स लगाएंगे। ठीक है, कौन सा होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो ठीक है, तो मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है इसमें, इस मॉलिक्यूल्स पे क्या लगा? फोर्स लगा। ठीक है, ये कौन सा मॉलिक्यूल्स है? मॉलिक्यूल ए है। इसी तरह से मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं एक मॉलिक्यूल्स यहां लेता हूं जो इसके क्या है? सबसे ऊपर वाली सरफेस पे है। ठीक है, तो इसके चारों तरफ भी क्या होगा? ये इस तरह से अगर मैं बनाऊं तो ये आणविक प्रभाव का गोला, यानी कि 10⁻⁹ वाली। ठीक है, तो अब इस पे क्या होगा? इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा। ठीक है, ऊपर क्या कोई फोर्स लगेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ऊपर कोई अगर मान लीजिए पानी भर रखा है तो ऊपर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं नहीं, क्योंकि सबसे ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं। जैसे ही इस मॉलिक्यूल्स बी की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? तो कंसेप्ट लग कि जो मॉलिक्यूल्स ए है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ए है, इसके चारों तरफ जो है सेम मॉलिक्यूल्स है, सेम फोर्स है। तो जब चारों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है तो क्या इस पे कोई नेट फोर्स लगेगा? नहीं। तो इस पे, इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स इस पे नेट फोर्स होगा वो कितना होगा? 0 होगा। इसका मतलब ये किधर ही मूव नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रीली मूव करता रहेगा विदाउट फोर्स के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर मैं इसकी बात करता हूं जो कहां है? सरफेस के ऊपर है। तो सरफेस के ऊपर है तो आप देखोगे कि इधर वाला फोर्स तो इससे सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ये जो नीचे वाले फोर्स है क्या आपस में सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, क्योंकि ऊपर कोई फोर्स है ही नहीं। जब ऊपर कोई फोर्स नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? नेट फोर्स जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? नेट फोर्स जो आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल्स अगर बी की बात करूं तो नेट फोर्स जो होगा इस मॉलिक्यूल्स बी पे वो नॉट इक्वल टू 0, और किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड होगा। किधर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? इसका फोर्स होगा। आगे समझ में? तो कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे सबसे ऊपर वाले फ्री सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेगा? नीचे की ओर मूव करेगा। अब जब ये नीचे की ओर मूव करेगा तो इसका मतलब क्या होगा? वो सरफेस को कम करने की कोशिश करेगा। भाई अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे होंगे, नहीं तो सिंगल मॉलिक्यूल्स की बात है, ऐसे लाखों मॉलिक्यूल्स यहाँ होंगे, तो जो लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या आएंगे? उन पे नीचे की ओर फोर्स लगेगा। तो नीचे की ओर फोर्स लगेगा तो इसका मतलब क्या? वो नीचे आएंगे, तो इसका मतलब वो जगह क्या होगी? खाली होगी, सरफेस क्या होगा? कम हुआ। फिर वापस नीचे वाला क्या होगा? ऊपर जाएगा, वो नीचे आएगा, फिर ऐसे क्या होगा? प्रोसेस चलता ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? अल्टीमेटली जो ये सबसे ऊपर वाला मॉलिक्यूल्स है इसको नीचे लाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि उस सरफेस को क्या किया जा रहा है? कम करने की कोशिश की जा रही है। और यही क्या है इसकी इंटरप्रिटेशन, यानी कि व्याख्या है कि जो आपके सबसे ऊपर वाला फोर्स है उस पर क्या लगता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि कौन सा? ससंजक बल लग रहा है। ठीक है, और ससंजक बल की वजह से क्या होता है? ये अपने सरफेस को कम करने की कोशिश करता है, और इसका कितना होगा इफेक्ट होगा इस वाली डिस्टेंस पर। ठीक है, आगे समझ में? ये इसका इंटरप्रिटेशन था, एकदम थ्योरेटिकल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, समझने का था, आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, आ जाइए अब हम आते हैं हमारा एग्जाम में क्या आ सकता है उसके अकॉर्डिंग।
तो अब हम किसकी बात करेंगे कि एग्जाम में हमारे पास क्या आएगा उसकी हम बात कर लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट जो है आपके पास लिक्विड की शेप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पास कि जो एक लिक्विड की शेप कैसी होगी। ठीक है, जब हम ससंजक और आसंजक बल पढ़ लेते हैं, है ना, ये ससंजक और आसंजक बल यानी कि जो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स है उस पर पूरा बेस अपना ये आगे का कुछ एक दो टॉपिक रहेंगे। ठीक है, तो वो जो टॉपिक रहेंगे उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि सरफेस, अगर मान लीजिए आपके पास किसी भी पात्र में आप जब लिक्विड भरते हैं तो उसकी किस तरह की शेप रहेगी। ठीक है, किस तरह की शेप रहेगी, कितना कौन सा फोर्स इफेक्टिव होगा, कौन सा फोर्स इफेक्टिव नहीं होगा, उसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले ये वाला कंसेप्ट, मेरे पास 3 पात्र हैं। फर्स्ट, ठीक है, ये 3 पात्र हैं। ठीक है, पहले पात्र में मैंने कोई लिक्विड भर रखा है। ठीक है, ये दूसरा पात्र, आपको 3 तरह के शेप मिल सकती है किसी भी पात्र में जब आप लिक्विड भरते हैं। पहला ये जो शेप है, ये जो मिलती है आपको, ये किसमें मिलती है, ये मिलती है जब आप चांदी के पात्र में पानी भरते हैं। क्या भरते हैं, चांदी के पात्र में पानी भरते हैं। दूसरी ये मिलती है जब कांच के पात्र में पानी भरते हैं। ठीक है, तीसरी मिलती है जब आप कांच के पात्र में पारा यानी कि मरकरी भरते हैं। इंग्लिश में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, सिल्वर एंड वाटर, ठीक है, ग्लास एंड वाटर और ग्लास एंड मरकरी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप क्या करते हैं, चांदी के पात्र में अगर भरते हैं तो आपको कुछ इस तरह की आपको शेप, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री एंगल पे मिलेगा, यानी कि कोई सा भी पानी जो है या फिर जो पानी है चांदी के पात्र में उसकी क्या एकदम फ्लैट सरफेस रहेगी। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है इस केस में, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, है ना, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट पे चांदी का पात्र है वो पानी के मोलिक्यूल्स को क्या करेगा भाई, जो भी लिक्विड है उस लिक्विड के मोलिक्यूल्स को जो भी इस पात्र में हमने भरा है, दोनों अलग अलग सब्सटेंट है, तो वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगाएगा ना। तो कौन सा फोर्स लगाएगा, जब आपके पास मोलिक्यूल्स अलग अलग सब्सटेंट के हैं तो कौन सा फोर्स होगा, एडहेसिव यानी कि आसंजक। किस तरफ लगेगा, ये इस तरह 90 डिग्री के एंगल पे, तो ये कौन सा फोर्स है, एडहेसिव फोर्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ जो है मोलिक्यूल्स, ये मोलिक्यूल्स क्या करेंगे अल्टीमेटली, देखो अब ये इस तरह से है, यहाँ पानी भरा हुआ है जो भी मोलिक्यूल्स है, तो अल्टीमेटली इनका इस तरफ फोर्स होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इस तरह ऐसे करके फोर्स होगा, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा 45 डिग्री पे, यहाँ से कितना होगा 45 डिग्री पे फोर्स होगा, वो कौन सा होगा, ये कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो 45 डिग्री पे कौन सा होगा मेरे पास, ये कितना डिग्री होगा, ये हो जाएगा मेरे पास 45 डिग्री। ये क्यों है, क्यों है, क्योंकि कोहेसिव फोर्स की वजह से। ठीक है, जो पानी के मॉलिक्यूल्स इसको अपनी तरफ खींचेंगे उसकी वजह से। आगे समझ में, एंगल कितना है 45 डिग्री। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, और वो कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में कुछ यहाँ होगा। तो ये क्या है मेरे पास एफ आर, ये क्या है एफ आर, जो कि इनका रिजल्टेंट है, यहाँ लिख देता हूँ तो एफ सी, और ये क्या होगा एफ आर, जो क्या होगा इनका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, कोई समस्या है ना, आगे समझना बिल्कुल सिंपल है। एडहेसिव फोर्स क्योंकि चांदी खींच रही है पानी को इस डायरेक्शन में, कोहेसिव फोर्स क्योंकि आप इस तरह की डायरेक्शन बनाते हैं, है ना, अगर मान लीजिए ये इस तरह से है, यहाँ लिक्विड भरा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ ऐसे फोर्स होगा, यहाँ ऐसे फोर्स होगा, यहाँ फोर्स होगा, यहाँ होगा, तो ये सारे फोर्स का जब मैं वेक्टर सम करूंगा तो अल्टीमेटली 45 डिग्री पे, क्योंकि इक्वल है सारे फोर्स, तो क्या कहाँ मिलेगा मुझे वेक्टर सम 45 डिग्री पे मिलेगा, तो ये 45 डिग्री पे हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर मैं इसमें रिलेशन निकालना चाहूँ, किसमें एफ ए में और इसके अंदर रिलेशन, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इस तरफ ले जाता हूँ तो इस डायरेक्शन में ये फोर्स कितना हो गया एफ सी साइन 45 डिग्री। भाई ये इस तरफ आएगा तो कोस में, इस तरफ आएगा तो साइन में, तो इसका मतलब इस केस के अंदर मेरा एफ ए इक्वल टू किसके हुआ एफ सी साइन 45 डिग्री। साइन 45 का मतलब कितना होता है वैल्यू 1/√2, तो ये वाली मुझे क्या मिलेगी इक्वेशन, इस वाले केस के लिए मिलेगी। तो आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है एफ ए और एफ सी में क्या रिलेशन होगा जब क्या हो
आसंजक और ससंजक बल इक्वल। और इस केस में क्या होता है, इस केस के अंदर आसंजक बल वो बराबर किसके होता है, ससंजक बल के। तभी आपको ये वाली इक्वेशन मिल सकती है, इस तरह से आपको मिल सकती है। ठीक है, दूसरा केस, और इक्वेशन कितनी होगी, तो इस तरह से अपन इसको फाइंड आउट करेंगे। दूसरे वाले केस में क्या है, इस वाले केस के अंदर, इस वाले केस में आपके जो आसंजक बल है, भाई पानी क्या कर रहा है, ऊपर चढ़ गया। कब चढ़ गया, क्योंकि जो आपका पास कोहेसिव फोर्स जो इसको पकड़े, आपस में जो पानी के मॉलिक्यूल्स को पकड़े हुए जो फोर्स है, कौन सा, कोहेसिव, वो फोर्स कम है। और जो ये पात्र है अपना, ठीक है, पात्र मतलब जो कंटेनर है कांच का, वो कांच का कंटेनर क्या कर रहा है, उसको कांच के जो मॉलिक्यूल्स है पानी को ऊपर खींचेंगे। तो ऊपर खींचेंगे इसका मतलब क्या है कि आपके पास इस केस के अंदर जो आसंजक बल है, ठीक है, जो आसंजक बल है वो ग्रेटर देन है किससे, ससंजक बल से। ठीक है, आसंजक बल क्या है, ग्रेटर देन है किससे, ससंजक बल से। और कितना है, तो आप देखिए फिर से, आसंजक बल वही आपका Fa, ससंजक बल कहाँ होगा, तो ससंजक बल आप देखते हैं तो ससंजक बल कुछ इससे एंगल बनाए हुए होगा। ठीक है, किस तरफ, अंदर की तरफ, है ना। ससंजक बल किधर होगा, तो उसका मान जो है वो इस तरह से आपके इस तरह से होगा, Fc। ठीक है, अब देखिए आप इसके अंदर कि जब ये वाला केस बन रहा है, इसके अंदर आपके कौन सा है, तो अब यहां से क्या होगा, इससे, है ना, देखो ये क्या करता है, यहां से 90 डिग्री के एंगल, तो यहां से जो रिजल्टेंट होगा वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, और जो ये सरफेस है कौन सी, ये वाली, इससे 90 डिग्री के एंगल पे होगा। तो ठीक है, इससे 90 डिग्री के एंगल पे होगा, इसका मतलब एफ आर किस तरफ होगा, इस तरफ, इस तरफ। थोड़ा इसको बड़ा बना देता हूं मैं, इस तरह से क्या मिलेगा आपको, एफ आर मिलेगा। रिजल्टेंट किधर होगा, रिजल्टेंट बाहर की ओर, क्योंकि पानी किधर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया। रिजल्टेंट कहां से, यहां से जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे कौन सा होगा, यानी कि इस वाले से, जो आपका ये स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, इस टेंजेंट से कितना बनेगा, 90 डिग्री एंगल पे कौन होगा, इसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो कुल मिला के क्या मिल गया, तो कुल मिला के इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स कौन सा ज्यादा है, ये इसको बाहर खींच रहा है। तो इसका मतलब जो आपका आसंजक बल है इस वाले केस में, जो एफ ए ग्रेटर देन क्या होगा, वो होगा आपके एफ सी साइन 45 से, या फिर कह सकते हैं एफ सी रूट 2 से। ठीक है, ये वाला केस कौन सा है, ये आपका सेकंड केस होगा। एक बार आप इसको देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा है। क्या कह रहे हैं हम लोग कि आसंजक बल है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, तो इस वाले आपका जो है दूसरे वाले केस से ज्यादा मिलेगा, तभी ये इक्वेशन बन सकती है, वरना इक्वेशन नहीं बनेगी। ठीक है, तीसरा केस कौन सा है, तीसरा केस है ये वाला। इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले में ये जो कांच है वो इस पारे को खींच नहीं पा रहा है ना, उल्टा क्या हो रहा है, पारा आपस में ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो रखा है, यानी कि मरकरी जो है वो आपस में ज्यादा अच्छे से बाउंड हो रखा है। तो इसका मतलब इस वाले केस के अंदर आपके आसंजक बल जो है वो कम है, आसंजक बल क्या है, कम है, और ससंजक बल क्या है, ज्यादा है। ससंजक बल क्या है, ज्यादा है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो आपका ए एफ है वो लेस देन है किससे, एफ सी साइन थीटा से, एफ सी साइन 45 से। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है आपको यहां से तीनों चीज, ये डायग्राम देखे, दो हर चीज कंसेप्चुअल है, डायग्राम देखे पूछ सकते हैं ये किसका ऐसा केस है तो क्या हो सकता है, तो ये वाला कंडीशन हो सकती है। इसका मतलब क्या है, ससंजक बल आसंजक, तो आपके पास क्या हो गया, दो इक्वेशन यहां से बनती है, तो दो इक्वेशन बन गए। ये एग्जांपल देखिए क्या पूछेंगे, ये दो क्वेश्चन यहां से बन गए कि कौन सी कंडीशन सही होगी। ये देखिए क्या पूछ सकते हैं, ये दोनों में से कोई भी एक चीज पूछ सकते हैं, तो इसका मतलब यहां से आपके 6 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, क्या देते हैं उसके अकॉर्डिंग, क्या पूछा उसके अकॉर्डिंग आपके सॉल्यूशन या आंसर होंगे। ठीक है, ये तो बड़ा आसान है क्योंकि बराबर है, ये सब तो अपन बताए, ये जो चीज है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको समझ लीजिए हम मैंने कैसे किया है इसके अंदर। ठीक है, और बाकी सब आपके बड़ा सिंपल सा केस है। ठीक है, तो ये वाला केस आपके पास आ गया है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे एक स्पर्श कोण यानी कि कॉन्टैक्ट एंगल की बात हम करते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट एंगल, ये इसी एक ही डायग्राम में एक ही पेज में आपको सब कुछ समझा दूंगा ना। कॉन्टैक्ट एंगल, अब ये कॉन्टैक्ट एंगल क्या है, कॉन्टैक्ट एंगल का मतलब ये है कि जो भी आप लिक्विड ले रहे हैं, अच्छा इसमें बनाऊं डायग्राम, ये डायग्राम नहीं बनाया ना, चलिए डायग्राम बना देते हैं। तो ये एफ ए तो ऑलवेज इस तरफ है, ठीक है, और यहां से ये एफ सी इज ऑलवेज
अंदर की तरफ, यहाँ से स्पर्श रेखा यानी यहाँ से 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, तो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाओगे तो 90 का कुछ ऐसे बनेगा और ये एफ सी कुछ इधर बनेगा, है ना, और ये आपका क्या होगा, एफ आर होगा। ये क्या होगा, एफ आर। तो ये इस तरह का एंगल इसमें कुछ बनेगा, ठीक है। एफ आर किधर होगा, अंदर की तरफ। तो इसका मतलब अंदर कब होगा, जब एफ सी ज्यादा होगा, यानी कि जब सेंट्रिफ्यूगल क्या कोहेसिव फोर्स है वो ज्यादा होगा, तभी तो रिजल्टेंट किस तरफ होगा, कोहेसिव फोर्स की तरफ होगा। जब एडेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट किस तरफ होगा, एडेसिव फोर्स की तरफ ज्यादा होगा, ठीक है। आगे समझ में, ये इस तरह का जो है आपके पास डायग्राम इसमें बनेगा। अब एक चीज और यहाँ से कॉन्टेक्ट फोर्स को मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। इस वाले में मैंने क्या लिया है, फोर्स की वैल्यू की है, इसकी मैं बात करता हूँ। तो यहाँ देखिए, कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब है जो ये है आपकी पात्र की दीवार, यानी कोई अगर पॉइंट पे जाते हैं तो पात्र की दीवार और जो सरफेस का है उस सरफेस पे जो स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट खींचते हैं, इनके बीच में कितना एंगल है, ठीक है। तो इसका सरफेस कैसा था, ऐसा, तो इसके बीच में अगर एंगल खींचता हूं तो एंगल कितना है, 90 डिग्री का। कितना एंगल है ये, 90 डिग्री का। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं टेंजेंट खींचता हूँ इस तरह से और एक ये है, तो यहाँ एंगल कितना है, ये वाला जो क्या है, जो 90 है ना, मानो थीटा है ना, ये कितना है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये थीटा कितना है, ये जो थीटा है मेरा ये है लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। कितना है, लेस देन 90 डिग्री। इसकी बात करूं तो यहाँ इस पर कैसे होगी, ऐसे होगी, ठीक है। और ये कैसे होगी, इस तरह से, अच्छा वो वाला लेता हूँ कोना, है ना, इस पर कैसे होगी, इस तरह से। ये किस तरह से है, इस तरह से। तो ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, ये मेरा जो थीटा है, यानी कि ये थीटा जो है वो 90 से बड़ा है। आगे समझ में। तो यहाँ से एक चीज और कैंसिल हो गई कि कॉन्टेक्ट एंगल, जब हमारे पास ससंजक बल, कॉन्टेक्ट एंगल का मतलब संपर्क कोण। संपर्क कोण का मतलब क्या है, जो पात्र है उस पात्र की दीवार और जो आपके पास लिक्विड है उस लिक्विड पे अगर टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है, तो इसकी वॉल और स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा उसे हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्टेक्ट एंगल बोल रहे हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट एंगल क्या होगा यहाँ पे, जब ये वाला केस है तो उस केस में कॉन्टेक्ट एंगल कितना होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बनता है, ठीक है, फर्स्ट केस। दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में यह है कि जो थीटा है आपका, जब ये वाला केस है, जब आसंजक बल ज्यादा है और ससंजक बल क्या है, कम है, उस केस में थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगला जो केस होगा वो क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, ग्रेटर देन में 90 डिग्री, ठीक है। एक कंसेप्ट और क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है। ये जब चीजें बन रही है, ऐसा कोई केस हो रहा है तो ये वाली चीजें इस तरह से होगी। तीसरा, जब ये वाला केस आता है तो इसमें क्या होगा, जो लिक्विड है वो क्या करेगा, गीला कर देगा, जबकि इसमें क्या होगा, लिक्विड गीला नहीं करेगा। अगर आप मान लीजिए पारे को चिपकना, मतलब जिसको पारे को अगर मान लीजिए आप क्या करते हैं, किसी भी कांच की सरफेस के ऊपर अगर रगड़ देते हैं ना, तो क्या गोली हमेशा गोली बनी रहेगी, वो कभी कांच पे चिपकेगा नहीं, यानी कांच को गीला करेगा नहीं, ठीक है। और ये वाली चीज में क्या होगा, क्योंकि कांच पे वो चिपकेगा, क्योंकि आपका क्या आसंजक बल ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, कांच को गीला कर देगा, ठीक है। समझ में आ गया ये दोनों चीजें। चलिए, तो यहाँ तक जो है हमारा, मैंने इसी एक डायग्राम से आपको करीब करीब बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर करा दी है। एग्जाम्पल पहला, दूसरा इनमें रिलेशन, तीसरा थ्योरेटिकल रिलेशन और चौथा कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है। तो आपके कितने सारे क्वेश्चन बन गए इसी एक चीज से, इसी एक डायग्राम से हमने इतने सारे जो है कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। देख लीजिए और कुछ जो आपको लगता हो आना चाहिए, क्योंकि फिर मैं आगे लिक्विड जो ड्रॉप होती है उसमें चलूंगा कि उसमें सरफेस टेंशन कितना होता है पानी और साबुन में, वो सारी चीजें हम देखेंगे, कैपिलरिटी वगैरह ये सब चीजें, है ना। चलिए, तो करीब करीब आपके ये कंसेप्ट हो गया है। चलिए ठीक है, आगे मिटा रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट जो यहाँ पे आता है वो टॉपिक है हमारे प्रेशर ऑन ए कर्व्ड लिक्विड सरफेस, है ना, वक्रीय द्रव पृष्ठ पर दाब, है ना। प्रेशर ऑन ए लिक्विड, प्रेशर ऑन ए लिक्विड, अच्छा कर्व्ड लिक्विड, सॉरी, कर्व्ड लिक्विड सरफेस, प्रेशर ऑन ए कर्व्ड लिक्विड सरफेस, ठीक है। हिंदी में कहेंगे तो वक्रीय द्रव पृष्ठ पर दाब, है ना, वक्रीय द्रव पृष्ठ पर दाब।
ये जो फॉर्मूला है इसका मैं डेरिवेशन आपको नहीं करवा रहा, ठीक है, लंबा डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन पे हम नहीं जा रहे, बीएससी की बुक में आपको मिल जाएगा, है ना, जिसको अगर देखना है तो मैकेनिक्स वाली बुक के अंदर। अब आपके पास क्या है कि अगर मान लीजिए सरफेस टेंशन है ना, कोई लिक्विड है, उस लिक्विड की कोई अपन क्या करते हैं, एक स्लैब लेते हैं जो क्या है कर्व्ड स्लैब है, उस कर्व्ड स्लैब के अंदर अगर हम क्या निकालते हैं, उसकी वजह से प्रेशर देखते हैं उसके अंदर, तो प्रेशर कितना होगा, तो वो जो प्रेशर होता है वो होता है कुछ इस तरह से T1/R1 + 1/R2, यानी कि जो कर्व्ड सरफेस है उस कर्व्ड सरफेस में कितने सरफेस होंगे, दो सरफेस होंगे, एक नीचे का सरफेस होगा और एक क्या होगा ऊपर का सरफेस, दो सरफेस है, उन दोनों सरफेस की रेडियस कितनी है उस रेडियस के उस पर डिपेंड करता है ये वाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए आप, जो कर्व सरफेस है, अब क्वेश्चन में अगर आता ना नॉर्मली, अगर जैसे मान लीजिए पानी में वायु का बुलबुला, ठीक है, इस तरह का आ गया, ठीक है, या फिर आ गया मान लीजिए पानी की ड्रॉप के बारे में, या फिर आ गया सपोज कर लीजिए साबुन के बुलबुले के बारे में, तो वो अलग अलग कंसेप्ट है, उसकी बाद में करूंगा, है ना, इसके साथ ही देखेंगे अभी केस अलग अलग। लेकिन अगर नॉर्मली कोई भी कर्व सरफेस है, ठीक है, अभी उसको मेंशन नहीं किया कैसी है, वो कैसी है उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कर्व अगर सरफेस है तो उसके अंदर क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा, और प्रेशर क्या होगा, जो प्रेशर है वो क्या होगा, वो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा P है, प्रेशर P इक्वल टू क्या होगा, T1/R1 + 1/R2, ये किस पे डिपेंड करता है, ये सरफेस पे डिपेंड करता है, कर्व पे। जैसे मैं अगर डायग्राम बनाना चाहूँ तो इसका कुछ इस तरह का डायग्राम बन सकता है, थोड़ा 3D में है तो बनाना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूँ बनाने की। अच्छा, सीधा नहीं बनाना है, कर्व लेना है, तो कुछ इस तरह से ये आगे से जाएंगे, फिर ये इस तरह से, और भी कर्व ले लेंगे यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर प्रेशर निकाल रहे हैं तो कुछ इस तरह से हम निकालते हैं, ये कर्व्ड सरफेस है, उस कर्व्ड सरफेस की वजह से हम निकाल रहे हैं, दो आपको रेडियस मिलेगी R1 और R2। अब ये डिपेंड करेगा कि हम कैसी ले रहे हैं ना, अभी मैंने क्या आर्बिट्ररी कर्व्ड सरफेस लिया है, अगर मान लीजिए स्फेरिकल है तो क्या होगा, सिलेंड्रिकल है तो क्या होगा, उसमें भी अगर साबुन का है तो क्या होगा, और वायु का बुलबुला है तो यानी कि क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हम बात करना चाहेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर मैं कुछ स्पेशल केस ले लेता हूँ। तो इसका जो पहला केस है, कुल मिला के आपको पहले तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, P इक्वल टू क्या होता है, जो P इक्वल टू है वो है T ब्रैकेट में 1/R1 + 1/R2, ये आपका कर्व सरफेस है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट केस क्या है कि अगर स्फेरिकल शेप है, क्या है, स्फेरिकल अगर शेप है ना, स्फेरिकल, तो स्फेरिकल के लिए क्या हो जाएगा कि आपका R1 बराबर किसके हो जाएगा, R2 के, और उसको मैं R से रिप्लेस कर देता हूँ, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, T, जैसे R रखेंगे तो क्या आ जाएगा, R कॉमन ऊपर आ जाएगा 2R, तो कितना हो जाएगा 2/R, तो क्या होगा P इक्वल टू कितना हो जाएगा 2T/R, कितना हो जाएगा P इक्वल टू 2T/R। ये किसके लिए है, ये आप लिख सकते हैं एयर के बुलबुले के लिए, है ना, एयर का बुलबुला किसमें, जब वो पानी में बनता है, ठीक है, एयर, उसको क्या बोल सकते हैं, बुलबुले को हिंदी में लिख देता हूँ क्योंकि मुझे बुलबुले का अभी समझ में नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, वायु का बुलबुला पानी में, ये वाला केस ये है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए यही किसका हो, साबुन का हो, ठीक है, इसी केस में अगर साबुन का हो तो कितना हो जाएगा 4T/R, ठीक है, साबुन का बुलबुला। अब इसमें समझिए ये होता क्यों है, हम सीधा सीधा याद कर लेते हैं, समझने की इसमें है वो, जब पानी का बुलबुला बनता है तो आप देखिए यहाँ पानी है, चारों तरफ क्या है, पानी के अंदर क्या है, सिर्फ एयर, यानी कि ये हमारा वाटर है। तो यहाँ जो ये सरफेस बन रहा है इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ वायु के मॉलिक्यूल्स है, पीछे वायु है, ऊपर क्या है, पानी है, तो सिर्फ एक सरफेस हुआ। लेकिन मान लीजिए यही सरफेस किसका हुआ, अगर मान लीजिए साबुन का है, तो साबुन का इसका मतलब क्या है, साबुन का इसका मतलब, जैसे साबुन का बुलबुला अपन एयर में बनाते हैं, तो अंदर क्या है एयर, बाहर क्या है एयर, बीच में क्या है साबुन, है ना। तो साबुन की कुछ ना कुछ मोटाई तो होगी ना भाई, कुछ ना कुछ क्या होगी, विड्थ तो होगी उसकी। तो इसका मतलब ये एक सरफेस है फ्री, और एक सरफेस कौन सा है, ये बाहर वाला फ्री, क्योंकि वायु क्या बन, इस साबुन की क्या बन रही है, साबुन की पूरी एक लेयर बन रही है, ठीक है। तो उस लेयर के अंदर ऊपर की लेयर क्या ओपन है, नीचे की लेयर भी ओपन है, फ्री है, मतलब दोनों। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें पृष्ठ तनाव डबल हो गया, तो पृष्ठ तनाव हमने क्या कर दिया यहाँ पे, डबल कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ क्या बनता है 4T/R, ये किसके लिए केस है, ये है साबुन के बुलबुले के लिए केस है, ये भी आपको
पता होता है। ठीक है, तो नॉर्मली आपको ये दो केस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा केस क्या है, अगर मान लीजिए सिलेंड्रिकल है ना, तो सिलेंड्रिकल का केस भी आप देख लीजिए, सिलेंड्रिकल। ठीक है, अगर सिलेंड्रिकल शेप है तो सिलेंड्रिकल शेप है तो क्या हुआ, R1 जो है वो तो R के बराबर होगी, जो भी उसकी रेडियस है उसके, लेकिन जो R2 होती है वो कितनी होती है, 0। यानी कि एक क्या होगी सिलेंड्रिकल केस के अंदर, रेडियस 0, क्योंकि सिलेंडर में सिर्फ सिंगल रेडियस हो सकती है। ठीक है, बाहर की कोई रेडियस होती नहीं है। तो कुल मिला के इस केस में क्या हुआ, इस केस के अंदर जो आप देखिए P जो होगा आपका वो सीधा क्या बन जाएगा, T/R बन जाता है। ठीक है, ये कौन सा केस हुआ, हमारे सिलेंड्रिकल केस हुआ। ठीक है, इस पर एक नॉर्मली जो आपका मेन जो फॉर्मूला वो क्या है, P = T 1/R1 + 1/R2। तो आपको न्यूमेरिकल में अगर आपको रेडियस दो अलग अलग दे रखी है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, उस टाइम ये भूल जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, फिर स्फेरिकल के अंदर अगर मान लीजिए वायु का बुलबुला है तो ये बन जाएगा, साबुन का बुलबुला है तो ये बन जाएगा। फिर मान लीजिए सिलेंड्रिकल केस है तो आपके पास क्या आ जाएगा, P = T/R आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों के नॉर्मली हमारे पास सिलेंड्रिकल केस हम दिमाग में रखते नहीं है, और वहां पे अगर मान लीजिए बेलनाकार या सिलेंड्रिकल लिखा हुआ है तो आपको ये दोनों फॉर्मूले नहीं जाना। नॉर्मली हम क्या करेंगे, इस 2T/R को वहां सीधे देख के ऑप्शन में टिक मारेंगे और करके आ जाएंगे, लेकिन दिमाग में रखना सिलेंड्रिकल केस है तो T/R होगा, उसमें 2 या 4 नहीं आता है। ठीक है, चलिए इसी तरह से अब दाब अधिक्य की बात करते हैं, तो यही दाब अधिक्य इसके अंदर हो गया। ठीक है, साबुन और बुलबुले के अंदर। तो यहाँ से मुझे लगता है कि और कुछ ऐसा है नहीं जो पढ़ाने लायक है, एक दो चीज़ें मैं और देख लेता हूँ। ठीक है, जो आपके बुक में तो नहीं मिलेगी आपको BSc वगैरह में, लेकिन कुछ कंसेप्ट है जो आपको डायरेक्टली वहाँ पे कई बार पूछ लेते हैं, तो हमें पता होना चाहिए, या फिर जो आपकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उनमें सोल्व करने में बड़ा हेल्प करेंगे ये। पहला है कैपिलरिटी, है ना। कैपिलरिटी का मतलब क्या है कि जैसे ही आप किसी भी लिक्विड को, है ना, ये जो चीज़ें, ये देखना मैंने जो आपको डायग्राम से बताया ना, ये चीज़ें जो बताने वाला हूँ वो आपको क्वेश्चन में, वो एग्जाम में पूछा गया है, 2 बार पूछा है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। ठीक है, वो उसी क्वेश्चन पे अभी आएंगे। कैपिलरिटी क्या है, कैपिलरिटी मतलब केशिकात्व, है ना, केशिकात्व, कात्व। ठीक है, कैपिलरिटी, कैपिलरिटी 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 है, सॉरी कैपिलरिटी ना। तो कैपिलरिटी यानी कि केशिकात्व का मतलब क्या है, केशिकात्व का मतलब है जब भी आप किसी केस नली को, है ना, किसी कैपिलरी को किसी लिक्विड में रखते हैं तो क्या होगा, या तो लिक्विड ऊपर चढ़ेगा या लिक्विड क्या होगा, नीचे गिरेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक होती है। नॉर्मली हमारे पास जो केस होते हैं वो कौन से, ऊपर चढ़ने वाले केस ज्यादा। जैसे आप क्या करिए, पानी की जो पानी का कोई पात्र है उसके अंदर अगर आप केस नली रखेंगे तो क्या होगा, ऊपर की ओर पानी चढ़ जाता है, जो नॉर्मली आपको इस तरह का डायग्राम दिखता है ना। ये आपका लिक्विड है, इसमें आपने क्या किया, केस नली को रखा। ठीक है, तो ये क्या होगा, पानी ऊपर की ओर चढ़ेगा और कुछ इस तरह से उसकी शेप होगी। ठीक है, यहां से ये जो हाइट है ये कितनी है, h हाइट है। अब ये क्यों चढ़ा ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आपका आसंजक बल ज्यादा है तो उसकी वजह से क्या हो गया, ऊपर चढ़ गया। दूसरा पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि ये सब चीजें क्यों हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है पृष्ठ तनाव की वजह से। आसंजक ससंजक बल वगैरह सब क्या है भाई, आसंजक बल ज्यादा होने का मतलब क्या, अल्टीमेटली पृष्ठ तनाव से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका पृष्ठ तनाव की वजह से क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ जाता है। और पृष्ठ तनाव कैसे होता है, जो भी आपका सरफेस है, इस पॉइंट की बात कीजिए, जो भी आपका सरफेस है उस सरफेस से क्या होता है, टेंजेंट के रूप में होता है। तो ये आपका क्या होगा, इस डायरेक्शन में पृष्ठ तनाव T होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या होगा, पृष्ठ तनाव T। अब क्योंकि ये कब तक ऊपर चढ़ेगी, केस क्या हमारे पास, ये कब तक ऊपर चढ़ेगी, तो अगर मैं पृष्ठ तनाव की बात में करता हूं तो यहां से अगर मैं इस एंगल को थीटा कह देता हूं, जो क्या है मेरा कॉन्टैक्ट एंगल की तरह काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, T cos थीटा, और ये हो जाएगा T sin थीटा। तो कहने का मतलब क्या है कि अब ये जो पानी है ये ऊपर की ओर चढ़ रहा है, पानी जब ऊपर की ओर चढ़ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, इसका mg यानी कि गुरुत्वीय फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स इस T cos थीटा को सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक ऊपर चढ़ेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, T cos थीटा पानी को ऊपर चढ़ा रहा है। ठीक है, और mg जो होगा वो क्या करेगा, इसको नीचे की ओर लाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ की बात करूं मैं, तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स होगा, इसका mg फोर्स होगा। तो मैं यहाँ पे अगर ये देखता हूं तो ये दो तरह से, T cos थीटा ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ। ठीक है,
ये कब तक चढ़ेगा? जब तक कि mg फोर्स इस t cos थीटा को सेटिस्फाई नहीं कर देगा तब तक क्या होगा, ये पानी ऊपर चढ़ता रहेगा। जैसे ही t cos थीटा और mg की वैल्यू बराबर हो जाएंगे, बराबर होते ही क्या होगा, ये वही पानी रुक जाएगा और वो मुझे h जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये मेरा बहुत सिंपल सा टास्क है। तो क्या ध्यान रखना है इसमें, जो साम्य अवस्था होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, वो क्या होगी कि जो सरफेस टेंशन की वजह से जो मेरा ये वाला है कौन सा एफ टी में भी कौन सा, इसको बोल रहा हूँ जो ऊपर की ओर ले जा रहा है ना, जो मेरा एफ टी है ये किसके बराबर होना चाहिए, ये एफ जी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एफ टी कितना है, टी, अब फोर्स निकालना है मुझे ना, तो एफ टी निकालना है। तो देखो इसमें क्या रिलेशन होता है, मैंने क्या पढ़ाया था कि जो एफ होता है वो क्या होता है, टी अपॉन एल, यानी कि जो मुक्त सरफेस है उसके बराबर। अब यहाँ पे मुक्त सरफेस कितनी है कि अगर मान लीजिए इस कैपिलरी की रेडियस स्मॉल आर है ना, इस कैपिलरी की जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल आर है, तो यानी कि ये वाला जो सरफेस होगा इसी पे तो वो रहेगा भाई। जो मुक्त सरफेस कौन सा है, जो ऊपर आपको सर्कल पाथ में दिख रहा है, तो सर्कल पाथ में मुक्त सरफेस दिख रहा है, तो कितना हुआ, वो हुआ मेरे पास 2 पाई आर। लेंथ कितनी हुई इसकी, 2 पाई आर लेंथ हुई ना उस सरफेस की। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स अगर मैं देखता हूँ एफ टी, तो एफ टी कितना हो गया, टी इंटू 2 पाई आर हो गया। आगे समझ में आपको कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट एफ जी वो किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा। लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास तो क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड का क्या देंगे, रो देंगे। एच आपके पास जो ऊपर हाइट है वो, ठीक है, रो की जगह आप मान लीजिए डी कर लीजिए, चलिए, क्योंकि आपके नॉर्मल फॉर्मूले में डी लिखा होता है, तो डी क्या है उसकी डेंसिटी। ठीक है, डी क्या है, डेंसिटी किसकी, पानी की। जब पानी की डेंसिटी डी है तो उस केस में मुझे क्या निकालना, एम जी। तो कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल सा है कि ये जो कॉलम है ऊपर कौन सा कॉलम चढ़ रहा है, ये इस एम जी, इसके नीचे का पूरे पानी नहीं लेना, कौन सा, जो एम जी ऊपर चढ़ रहा है वो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पानी कितना है वो मुझे देखना है। तो इसका मुझे कैसा बन रहा है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप होगी, तो सिलेंड्रिकल की वॉल्यूम इंटू डेंसिटी वो क्या होगा मेरा एम। तो सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, इंटू डी इंटू जी। तो ये दोनों इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बराबर, तो कर दीजिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 इज इक्वल टू इक्वेशन 3 होना चाहिए। तो जैसे इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 करोगे तो टी 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच डी जी। ठीक है, अच्छा टी में मैंने कौन सा लेना, टी कोस थीटा लेना। ये मैंने गलती कर दी, क्योंकि यहाँ क्या आएगा, टी कोस थीटा, खाली टी नहीं है, टी की वजह से नहीं हो रहा, ऊपर पानी किसकी वजह से चल रहा है, टी कोस थीटा, जो एमजी को सेटिस्फाई कर रहा है ना, इस तरह से ना, तो टी कोस थीटा है यहाँ पे, है ना। तो ये कितना, ये भी कितना हो जाएगा मेरा, टी कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल आउट। ठीक है, तो कुल मिला के टी, या फिर कह सकता हूँ कि एच, है ना, मुझे अल्टीमेटली क्या निकालना होता है, अगर मुझे टी निकालना है तो टी कितना हो जाएगा, वो जाएगा आर एच डी जी अपॉन 2। ये तो क्या हुआ मेरा पृष्ठ तनाव। लेकिन नॉर्मली आपको एच निकालने के लिए दिया जाता है हाइट। तो हाइट कितनी, कितनी हाइट तक ऊपर चढ़ेगा, तो कितनी हाइट तक ऊपर चढ़ेगा, वो चढ़ेगा 2t। अच्छा यहाँ पे क्या आ रहा है, कोस थीटा भी आ रहा है ना। तो एक चीज मैं और कर देता हूँ, यहाँ कोस थीटा आ रहा है, तो अगर ये मैक्सिमम निकालना हो तो मैक्सिमम वाले केस में इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज कोस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1, यानी कि ये कौन सा केस है, इसका तो मिनिमम। ठीक है, और अगर ये वाला केस है तो उस केस में t इक्वल टू कितना हो गया, आर एच डी जी अपॉन 2। इस वाली वैल्यू को आपको नॉर्मली याद रखना है, क्योंकि ये वाला आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और यहीं से अगर मान लीजिए आपको पूछते हैं हाइट कितनी होगी, तो हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ से इसी फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा 2t। कोस थीटा को भी छोड़ दो, अगर पूछते हैं एग्जाम में तो आप ले लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते। नॉर्मली जो है इसमें कोस थीटा आपको 0 दिया हुआ होगा, यानी कि अगर नहीं दिया हुआ इसका मतलब क्या मानना है, यही वाला केस लेना है। और अगर मान लीजिए थीटा ऑलरेडी दे देते हैं तो हम उसको कुछ और मानेंगे, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे ही लेते हैं और ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, जिसे कैसिकात्व का बोलते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो ये बनेगा 2t अपॉन आर डी और जी। तो इसका मतलब h जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है कि अगर ये क्या शो कर रहा है कि अगर आप मान लीजिए कोई लिक्विड लेते हैं पानी, उसके अंदर आपने अलग अलग कैपिलरी डाली जिनकी रेडियस क्या है, अलग अलग है, तो जितनी पतली रेडियस होगी उसमें उतना ही ज्यादा क्या होगा, पानी ऊपर चढ़ेगा। जो जितनी पतली रेडियस की या जितनी पतली परख नली कैपिलरी हो, परख नली क्या सॉरी केस नली यानी कि कैपिलरी होगी, उसमें पानी क्या होगा, उतना ही ऊपर ज्यादा चढ़ता है। ठीक है, आगे समझ में कोई चीज यहाँ पे कोई समस्या नहीं है ना। चलिए, कोई समस्या नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। अब एक जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो नेक्स्ट अब मैं यहां से लूंगा
ठीक है, ये हो गया केशिकात्व का। अब जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम जो पूछा जाता है उसकी मैं बात कर लेता हूँ, है ना। केशिकात्व कैपिलरिटी समझ में आ गया, यहाँ से हमने टी फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। कैपिलरिटी का मतलब क्या है, पानी का ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना। अब नीचे गिरना वाला वो दूसरा केस है, ये कौन सा लिया मैंने, जब आसंजक बल ज्यादा है, जिसमें ससंजक बल ज्यादा होगा, जो पारे वाला केस है, तो उसमें क्या बनेगा, नीचे। वो दोनों केस में ले रहा हूँ अभी, है ना। टाइम हो चुका है, तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही काफ़ी है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो उसके अंदर जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे अब अलग अलग जो आपके कंसेप्ट, मतलब अलग अलग जो आपके केस होंगे कि आपके जैसे ड्रॉप होगी, उस ड्रॉप के अंदर प्रेशर कितना है, जब दो ड्रॉप को मिला देंगे तो प्रेशर जो चेंजेस होगा, ठीक है, वो कितना होगा। कुछ इस तरह की हम चीज़ें जो है वो कल देखेंगे, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में बड़ी काम आने वाली चीज़ें, छोटे छोटे कंसेप्ट जो होते हैं वो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।